प्रोफेसर शशि, उन्होंने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा, प्रोफेसर मोहम्मदुल्लाह ने अपने पोस्ट में देश को आईना दिखाया। इफ यू डोंट लाइक व्हाट यू सी इन द मिरर, डोंट ब्लेम द मिरर। मतलब मेरे ख्याल में इससे ऐप्ट बात नहीं हो सकती थी। अगर मैं आप मुझे कोई बात ऐसी बताएं, आप शिक्षक हैं भाई, आप बेहतर ढंग से समझते हैं, और मुझे ना लगे तो मैं आप ही को गाली देने लगूं और कहने लगूं आप देशद्रोही हैं और आपका वो होना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि नेता को, मैं नेता हुए या पॉलिटिकल पार्टी के लोग हुए, ये लोग डिस्क्रेडिटेड हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जो राय साहब कह रहे हैं कि भाई ये तो उसी प्रोफेशन में है, एंड मैंने सारे वकीलों को देखा है, दे आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ देयर प्रोफेशन। मुझे मेजॉरिटी ऑफ द वकील को अपने प्रोफेशन के ऊपर बहुत नाज होता है। लेकिन अगर कुछ जज साहब जो लोग आ जाते हैं, और खास करके आज की जो जुडिशरी है, उस पे इन लोगों के पास कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट पे बहुत से लोगों की उम्मीद होती है। मैं एक प्रोफेसर शशि थोड़ा बात को थोड़ा और बढ़ा दूं, आपको क्या नहीं लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में, इस देश के संविधान की सुरक्षा करने का भी उसका एक दायित्व है? और जिस तरह से इलेक्शन कमीशन इस समय बिहार में पूरे संविधान लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है, वो जो इलेक्टोरल रोल हो रहे हैं उसका जिस तरह से हो रहा है, आपको क्या नहीं लगता है कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मतलब उस पर इंटरवीन करना चाहिए? और जब वहां गया है तो 28 जुलाई तक आप कौन सी चीज के लिए रुके हुए हैं भाई? ये कहीं मैं इस बात को इसलिए रेस कर रहा हूं कि आज अजीत अंजुम को उन्होंने किया, जिसमें कोई बात नहीं थी। अजीत अंजुम ने एक रिपोर्ट की थी, आप उस रिपोर्ट को पे अपनी कार्रवाई करते, लेकिन उनके नाम से एफआईआर करा देना, ये तो मेरे हिसाब से बिल्कुल बचकानी बात है, और ये उनको काउंटर प्रोडक्टिव होगा। तो प्रोफेसर महमूदाबाद की बात, एक प्रोफेसर को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश, कौन व्यक्ति अब पढ़ाई लिखाई करके, हम सबको पता है प्रोफेसर महमूदाबाद चाहते तो उनको यहां से कई गुना ज्यादा नौकरी विदेश में मिल सकती थी अगर पैसा क्राइटेरिया होता। कौन पढ़ा लिखा आदमी अब आके कहेगा कि नहीं हम टीचर बनेंगे, हम प्रोफेसर बनेंगे? क्योंकि अगर आप इस तरह से यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स को ट्रीट करेंगे तो ये तो अजीब सी बात है। मैं इस दोनों चीजों पे, जो बिहार में जिस तरह से हुआ है उसमें सुप्रीम कोर्ट खामोश रहा, और अभी जो बात हुई है उस पे, दोनों पे आपकी टिप्पणी, और प्रोफेसर्स को डिस्क्रेडिट करके अल्टीमेटली क्या हासिल हो रहा है मुझे नहीं मालूम। नमस्कार। पहली बात तो ये है कि आपने एक सवाल उठाया, गंभीर सवाल, वो है भारत का संविधान सुप्रीम कोर्ट को न्यायपालिका की रक्षा की जिम्मेदारी देता है। इसका अर्थ ये होता है यदि संविधान से इतर, वो कार्यपालिका हो, विधानपालिका हो या कोई अन्य हो, अगर वो किसी भी प्रकार का ऐसा फैसला करता है या निर्णय लेता है जो संविधान के बिल्कुल प्रावधानों के प्रतिकूल है, तो सुप्रीम कोर्ट ही उसे असंवैधानिक घोषित कर सकता है। इसका मतलब है कि संविधान की व्याख्या और उसकी रक्षा की पूरी जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय की है। तो सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्तियां बहुत हैं। सवाल यह उठता है कि शक्तियों का आप प्रयोग करते हैं और संविधान की रक्षा के लिए करते हैं, दूसरी स्वतंत्रता के साथ, निर्भयता के साथ, क्योंकि जिम्मेदारी तो आपकी है कि निर्भयता के साथ जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। लेकिन दुर्भाग्य यही है कि, और देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसले भी आए, एक जमाना था कि जो है इन फैसलों में ये कहा गया कि साहब जो एक प्रकार से एक तरह से प्रो जो है हो करके उन्होंने कई फैसले ऐसे दिए जो संविधान के प्रावधानों में शब्दों में नहीं था, लेकिन शब्दों की व्याख्या करते हुए उन्होंने संविधान का और उसके प्रावधानों का अर्थ का विस्तार किया। अब केशवानंद भारती केस को इसी रूप में देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने कहा कि भारत के संविधान में कुछ मौलिक बेसिक स्ट्रक्चर हैं, जबकि यद्यपि कहीं नहीं संविधान में लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर है। लेकिन ऐसा क्यों कहा? सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता था कि भारत के संविधान की अंततः सुरक्षा के लिए उनके बेसिक स्ट्रक्चर को कहीं न कहीं बचा के रखने की जरूरत है, जिसमें जो मूल जो प्रस्तावना प्रीएम्बल है, निर्देशिका है, उसमें जो बहुत सारी संविधान की मूल बातें मौलिक स्ट्रक्चर के रूप में निहित हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि मौलिक स्ट्रक्चर की अंतिम व्याख्या भी सर्वोच्च न्यायालय की जिम्मेदारी है, कोई और नहीं कि यहाँ कोई फुल स्टॉप लग गया है। तो देखिए एक वो भी समय था। आप याद कीजिए पीआईएल वगैरह को जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय ने जो है, कोई भी नागरिक एक पोस्टकार्ड लिख करके जो है पीआईएल कर सकता है, कोई आवश्यक नहीं है कि वह व्यक्ति प्रभावित है या नहीं है।
तो ये सारी बातें भी हैं, लेकिन लगता है वो अतीत की बातें हो गई। और अब तो आप देखिए कि कैसी बातें उठी थी कि रंजन गोगोई राज्यसभा में वो राज्यसभा के सदस्य बनते कह रहे थे, मुख्य न्यायाधीश से कह रहे थे कि नहीं, बेसिक स्ट्रक्चर पर भी विचार करने की आवश्यकता है, और इसी प्रकार की बातें वाइस प्रेसिडेंट और तमाम। इसका मतलब है कि संविधान की व्याख्या की जिम्मेदारी न्यायपालिका की, लेकिन न्यायपालिका पर कार्यपालिका का निरंतर दबाव बढ़ता जा रहा है। उसके कई तरीके हैं, आपने खुद जिक्र किया, चाहे वो ईडी हो, चाहे तमाम ऐसी जो सरकारी एजेंसियां हैं जो सर्वेलेंस के द्वारा और नजर रखती हैं और नजर रखने के बाद उनको फंसाने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ भारत के समाज में मोदी सरकार ने पैरेलल जो है ऐसे लोगों को तैयार कर दिया जो खुद सरकार बने हुए हैं, जो आपके पास आकर के कह सकते हैं कि तुम्हें हम सबक सिखाएंगे, कैसे तुमने ऐसा कह दिया, कैसे तुम ऐसा बोल सकते हो। यानी ये इसका मतलब है कि एक सरकार तो मोदी सरकार है और दूसरी प्रकार से एक और सरकार है जो उनके तमाम लफंगों की फौज है, जो कभी धर्म के ठेकेदार बन जाते हैं, कभी अन्य चीजों के राष्ट्रभक्ति के ठेकेदार बन जाते हैं, किसी भी चीज के। और देखिए कांवरियों के द्वारा क्या हो रहा है, उन्हीं उन्हीं के लोग हैं जो धर्म के नाम पे क्या कर रहे हैं, और समाज के नागरिक असुरक्षित है, उनका जीवन असुरक्षित है, उनकी प्रॉपर्टी असुरक्षित है। तो आप कल्पना कर सकते कि भारत का समाज कैसा समाज बन गया। अब रही बात कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत पूरी गंभीरता से इन बातों को देखना चाहिए कि किसने एफआईआर किया, एफआईआर क्यों किया गया है। क्या किसी भी व्यक्ति को, चलिए ठीक है एफआईआर कोई भी कर सकता, क्या वो प्रभावित है, जो किसी व्यक्ति ने स्टेटमेंट दिया क्या उससे वो प्रभावित हो रहा है। बिहार में तो आप देख रहे हैं कि किससे करवाया गया एफआईआर, और उसमें सांप्रदायिक कलर भी दिया गया है। अब देख लीजिए कि सांप्रदायिक कलर भी है उसमें, और किससे करवाया गया है, कैसे उसको ये एफआईआर करने की आवश्यकता थी। तो ये सब नियोजित होता, आप जान लीजिए। मैं अब देखिए कि एफआईआर करने वाले, याद कीजिए राहुल गांधी पर भी, जिसने 19 में जो है एक मोदी ने किया था, जो जो गुजरात का, उसका क्या लेना देना था, लेकिन उसने ऐसा किया। हरियाणा में देखिए महिला आयोग, महिलाओं के मुद्दों पर कुछ नहीं बोलते, लेकिन उसमें ऐसा क्या था महिला विरोधी, जो उन्होंने तो बहुत मौलिक बातें कही, उस पर उसने एफआईआर किया। एक भारतीय जनता पार्टी का देखिए मुखिया या सरपंच जो था, उसने कर दिया। कोई भी आजकल ये हो रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी या उसके जो अंधभक्त हैं, समर्थक हैं, वो उनसे तुरंत ऊपर से आदेश आता है कि इनके खिलाफ एफआईआर कर दो। और कई बार तो ऐसे राज्यों में एफआईआर कर दो जिन राज्यों की भागदौड़ करते हुए उनकी जो है वो परेशानी बढ़ती रहे। तो मुझे लगता है कि ये कोर्ट को देखने का काम है कि आखिरकार एफआईआर करने वाला है कौन, क्या वो प्रभावित समूह है, क्या उसे सीधे सीधे कोई प्रभावित किया गया है, उसको नुकसान हुआ, अन्यथा ये सामान्य बात करने वाला, उसका बैकग्राउंड देखा जाना चाहिए। अन्यथा अब भारत में न्याय की कामना या न्याय की अपेक्षा नहीं कर सके। पुलिस ने कंप्लीटली अपने आप को सरेंडर कर दिया है, पुलिस से कोई अपेक्षा नहीं है, और अब न्यायपालिका की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। दुर्भाग्य है कि न्यायपालिका इन मामलों में, अब देखिए कई मामलों को उठा लीजिए, वक्फ बोर्ड का फैसला नहीं आया ना, कहाँ है वो फैसला। वो पूर्व न्यायाधीश चले गए और जाते जाते कह गए कि ये अब ये नए मुख्य न्यायाधीश के समय होगा, सारी बातें हो गई, लेकिन वो मामला का फैसला तो नहीं आया। उसी प्रकार से अब ये देखिए जो अली खान महमूदाबाद के खिलाफ जो एफआईआर है, इसमें ऐसा क्या था। अरे भाई बोलने दोगे कि नहीं दोगे, जैसे आपने अजीत अंजुम का जिक्र किया, पत्रकार अगर जनता को सच न दिखाए वो पत्रकार तो हो नहीं सकता, कुछ भी हो सकता है, वो पत्रकार तो नहीं है, फिर पत्रकार की क्या जरूरत है। जब ये कहा जाता है कि पत्रकार समाज में वो जनतंत्र के भी और नागरिक अधिकारों के भी प्रहरी हैं, तो वो उनका काम तो यही है, चाहे वो कोई भी हो। उस संस्था की सच्चाई को दिखाना वो प्रहरी के रूप में काम करेगा, लेकिन आप उसको कह रहे कि नहीं ऐसा तुम नहीं कर सकते हो, तुमने कार्य में बाधा पैदा की है। तो आप सोच सकते हैं कि भारत में किस प्रकार की सामाजिक स्थिति पैदा कर दी गई है, यहाँ किस प्रकार से धर्म के नाम पे, राष्ट्र के नाम पर, और सारे धर्म, कुछ धर्म के ठेकेदार हो गए हैं, कुछ राष्ट्र के ठेकेदार हो गए हैं, और तमाम जो हैं ऐसे लोग ऐसी ठेकेदारी करके राज्य सत्ता की जो जो संवैधानिक उनकी जो अधिकार है उसको अपने हाथ में ले लेते हैं। और ये निरंतर भारतीय समाज में सच बोलने और सही बोलने वाले को एक निरंतर खतरा राज्य की तमाम एजेंसियों से तो है ही, पुलिस से तो है ही, ईडी और तमाम सीबीआई और जो बातें करें, आमतौर पर इन गुंडों से, बदमाशों से, मवालियों से लगातार रहता है। ये कभी भी आकर के कॉलर पकड़ के कह सकते कि तुम्हारी ये हिमाकत, तुम कौन होते हो, और तुम देशद्रोही हो या तुम नक्सल हो, अर्बन नक्सल हो, जो भी है।
मुझे लगता है बहुत ही खतरनाक स्थिति। और आज आपने देखा कि मैं लगातार आपके उस कार्यक्रम में रहा, अंत में 5-10 मिनट के सिवाय राहुल जी के बाद जो है मैं, क्योंकि मुझे जरूरी था कुछ, तो इसलिए कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्थिति है। और पत्रकार जिनकी जिम्मेदारी थी वो किस प्रकार की जो है वो किस प्रकार के भय के वातावरण उनके लिए पैदा किया गया। लेकिन यह तय है कि परीक्षा तो उसी समय होगी ना, अग्नि परीक्षा जिसको कहते हैं। अगर सोना आग में जल गया तो सोना तो नहीं हो सकता है ना। पत्रकार अगर समाज को सच दिखाने की अपनी जिम्मेदारी से हट जाता है तो फिर वो पत्रकार तो नहीं है। और अगर वो पत्रकार नहीं है और अगर पत्रकार समाज में नहीं रहा, सच दिखाने वाले नहीं रहे, आईना दिखाने वाले नहीं रहे, सोचिए समाज की क्या स्थिति होगी। तो अगर अगर मीडिया फेल हो रहा है, जो खास करके मैं मेन स्ट्रीम मीडिया जो तथाकथित गोदी मीडिया जो है उसकी बात कर रहा हूं, और दूसरी ओर न्यायपालिका और तमाम संवैधानिक एजेंसियां, इलेक्शन कमीशन जिसकी जिम्मे टीएन शेषन ने दिखाया था कि इलेक्शन कमीशन की शक्ति क्या होती है, और इलेक्शन कमीशन अगर तय कर ले तो फिर वो क्या कर सकती है, कुछ को संवैधानिक रूप से कितनी स्वायत्तता प्राप्त है। लेकिन निसंदेह वो संविधान से ऊपर नहीं है, लेकिन अब तो वो संविधान से ऊपर होकर के कार्य कर रहा है। और न्यायपालिका ये कह रही है कि नहीं, आप भी संवैधानिक संस्था है, आपको हम आदेश क्या दे सकते हैं, सलाह देते हैं। दुर्भाग्य देखे कि उन सलाहों को भी नहीं माना गया। कहाँ है नोटिफिकेशन की भाई ये 3 चीजों को भी इंक्लूड किया जाए। तो पहली बात तो यह कि जो बिहार में हो रहा है, मतदाताओं से उसके मत के अधिकार को, जो उसका संवैधानिक अधिकार है, उसको छीनने की कोशिश हो रही है, वो जनतंत्र विरोधी है और ये जनतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस बात को समझने की जरूरत है, बिहार की जनता को भी समझने की आवश्यकता और देश की, क्योंकि बिहार पहला राज्य हो सकता है इस दिशा के लिए, वो प्रयोगशाला हो सकता है, लेकिन उसके बाद सब जगह प्रयोग होगा। क्यों नायडू ने ऐसी बातें और ऐसी चिट्ठी लिखी है, मुझे लगता है ये भी बात देखने की आवश्यकता है। तो इसलिए ये जरूरत इस बात की है कि न्यायपालिका अपने उन जिम्मेदारियों को, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कौन करेगा, कार्यपालिका की तानाशाही से कौन करेगा उसकी रक्षा, वो तो न्यायपालिका कर सकता है। प्रत्येक नागरिक तो अपनी रक्षा नहीं कर सकता ना। तो सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा अतिक्रमण होने पर न्यायपालिका ढाल के रूप में माना जाता है कि न्यायपालिका कवच है उसके लिए, जो संविधान के तहत उसकी रक्षा करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि अब न्यायपालिका अपने उस संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन में लगातार फेल हो रही है और लगातार वो डिले करती है। और ये देख लीजिए अली खान महमूदाबाद के मामले में क्या हो रहा है, इस महमूदाबाद के विषय में क्या हो रहा है। पहले तो एफआईआर को ही खारिज कर देना चाहिए था। दूसरी बार, पिछली बार भी अजय राय साहब ने पढ़ करके सुनाया, पिछली बार भी वही बातें कही गई कि भाई आप ऐसा नहीं करें, दो ही मुख्य आधार पर जो है वो तय करें, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। और आज फिर वही बात, 1 महीना के लिए आप ऐसा ही करें। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका जिस प्रकार से, इसमें कुछ भी पॉजिटिव नहीं है। ये कहना कि अब आप लिख सकते हैं, अरे भाई लिख सकते हैं, वो जो पहले भी उन्होंने लिखा था, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में कहीं भी उसमें कोई परेशानी नहीं है। उसके द्वारा समाज में कहीं भी, चाहे वो सांप्रदायिक रूप से किसी भेदभाव को पैदा करने की या विद्वेष पैदा करने की कोशिश या नारी विरोधी, कुछ भी नहीं है। संविधान में उचित प्रतिबंधों की बातें हैं, लेकिन उसके तहत ये कहीं नहीं आता है। तो मुझे लगता है कि न्यायपालिका इस बात को देखे, अगर वो नहीं देखेगा तो बहुत भयानक स्थिति है, और इससे भी भयानक स्थिति पैदा होगी और एक समय ऐसा लगेगा फिर न्यायपालिका की क्या जरूरत है। जब हमारी रक्षा करने वाली संस्था रक्षा नहीं कर पाएगी, फिर उसकी आवश्यकता क्यों होगी, किस लिए। तो इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। इसलिए इस फैसले में आज भी उन्होंने एसआईटी को ये नहीं कहा कि तुम्हारा काम खत्म, हटो यहां से। और देखिए दूसरी तरफ विजय शाह के मामले में या तमाम ऐसे मामले उठा लीजिए, तो उनको तो साहब उनके खिलाफ कुछ नहीं, यह जो रूल ऑफ लॉ के तहत कुछ लोगों के खिलाफ कानून जो है विद्वेष पूर्वक काम करेगा, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर के काम करेगा, और दूसरी तरफ जो है उन्हें एडवांटेज देगा कि ठीक है उसको देखते हैं, करते हैं, सोचते, कुछ नहीं हुआ। तो इतने घटिया स्टेटमेंट देने वाले, समाज में खुलेआम नफरत फैलाने वालों को पूरे देश में छूट मिली हुई है। राज्य सत्ता तो ऐसा कर ही रही है, राज्य सत्ता से संबंधित जो संगठन है वो भी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ न्यायपालिका मूक दर्शक बनी हुई। तो मैं इस न्यायपालिका से क्या उम्मीद कर सकता हूं, लेकिन उन्हें यह तो कह करके संवैधानिक दायित्व का कम से कम एक नागरिक के नाते भी, एक शिक्षक और विद्यार्थी होने के नाते भी मैं जरूर ये न्यायपालिका से कहूंगा कि कृपया आप अपने संवैधानिक दायित्वों को समझें। संविधान निर्माताओं ने आपको सभी कार्यपालिका, विधानपालिका और तमाम
शक्तियों के ऊपर संविधान की रक्षा करते हुए अंकुश लगाने की जिम्मेदारी, अर्थात कह सकते हैं कि न्यायपालिका संविधान की बॉडीगार्ड है, उसको बचाने की जिम्मेदारी। और संविधान का अर्थ क्या है? नागरिकों का अधिकार, नागरिकों को राज्य के अतिक्रमण से बचाने का अधिकार, और समाज में किसी भी प्रकार के ऐसे अगर उसके अधिकारों पर हमला हो तो उसको बचाने की जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि आज का फैसला इस दृष्टि से मैं कतई नहीं, ये खारिज हो जाना चाहिए था, और ये बातें जो कही गई हैं ये बेमानी है, इसका कोई अर्थ नहीं है। धन्यवाद।